हेलो प्यारे बच्चों, आज हम विश्व जनसंख्या का वितरण घनत्व एवं वृद्धि वाले टॉपिक को आगे पढ़ते हैं। हमने इस टॉपिक का रिवीजन विस्तार से कर लिया था। हमने कोशिश करी थी कि आपको बेहतर से बेहतर समझा सकूं। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या है तो हम उसको और बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश करेंगे। अब इसी टॉपिक के अपन परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनका अपन विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। जनसंख्या वितरण प्रारूप क्या है? जनसंख्या वितरण मतलब विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान रूप से है, कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है। तो अपन देखते हैं जी, अपनी क्या है? पृथ्वी है। पृथ्वी है, पृथ्वी में अपना भारत देश कहां पर आता है? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम के अपने उत्तर पूर्वी भाग पर आता है। उत्तर पूर्वी भाग पर आता है तो अपन देखते हैं कि जनसंख्या का वितरण असमान रूप से किसी देश में ज्यादा है तो किसी देश में कम है। तो अपन देखते हैं कि विश्व की 90% जनसंख्या अपने विश्व के 10% भूभाग पर निवास करती है। तो क्वेश्चन में अगर आ गया तो क्वेश्चन में ऐसे लिख सकते हैं कि विश्व में जो जनसंख्या का वितरण है वो असमान रूप से है, जिसमें 90% जनसंख्या पृथ्वी के 10% भूभाग पर निवास करती है। साथ ही अब हम देखते हैं, अगर और हम विस्तार से अगर इसी क्वेश्चन को देखें तो अपन देखते हैं कि विश्व के ऐसे देश हैं जिनमें जनसंख्या अत्यधिक है। तो विश्व के ऐसे 10 देश हैं जब विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 60% निवास करती है, जिसमें एशिया के 6 देश हैं। अगर हम उन देशों के बारे में जाने तो कौन कौन से हो सकते हैं? पहला भारत, दूसरा चीन हो गया अपना, तीसरा यूएसए हो गया, चौथा बांग्लादेश, और बताओ पांचवा देश अपना पाकिस्तान, छठा देश ब्राजील, सातवां मैक्सिको, आठवां नाइजीरिया, ये अफ्रीका महाद्वीप में नाइजीरिया, नवा अपना रूस, और 10वां इंडोनेशिया। ये अपने विश्व के 10 ऐसे देश हैं जिनमें जनसंख्या अत्यधिक है। इसमें से एशिया के 6 देश हैं। अगर हम एशिया महाद्वीप में देखें तो अपना भारत हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, रूस हो गया और इंडोनेशिया। ये अपने एशिया महाद्वीप के जो देश हैं जिनमें जनसंख्या अत्यधिक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। क्या करना? जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए एवं जनसंख्या घनत्व का सूत्र लिखिए। जनसंख्या, इसकी सिंपल सी परिभाषा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या जनसंख्या घनत्व कहलाती है। अगर हम सूत्र के माध्यम से देखें, एक मिनट बच्चों, सूत्र के माध्यम से देखें तो हम आसानी से इसकी गणना कर सकते हैं, आसानी से अपन इसको निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व से प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है? जनसंख्या घनत्व कहलाती है। तो अपन देखते हैं क्या निकालना है अपन को? जनसंख्या घनत्व का सूत्र निकालना है। तो जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या कितनी जनसंख्या है बटा क्षेत्रफल। सपोज करो कोई देश की जनसंख्या कितनी है? 5 लाख, या किसी राज्य की मान लो 5 लाख है, कितनी है? 2, 3। और अपन इसका घनत्व निकालना है
घनत्व निकालना है, कितने 1000 वर्ग किलोमीटर में क्षेत्रफल में वो निवास करते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, तो अपन निकाल लेंगे 50 वर्ग किलोमीटर प्रति क्षेत्रफल में यह जनसंख्या निवास करती है। ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप आसानी से निकाल सकते हो। समझ में आ गई कि आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं जनसंख्या वितरण जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है। बताओ बच्चों, जो जनसंख्या है वो जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है। जब जनसंख्या का वितरण आपने देखा होगा, विश्व में जनसंख्या का वितरण असमान रूप से कहीं पर ज्यादा है तो कहीं पर कम है। आपने देखा होगा, अगर प्राचीन काल में देखा जाए तो एक आइडिया लगाया जा सकता है कि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या अत्यधिक निवास करती है। जैसे जैसे भूमध्य रेखा से अपन ऊपर की तरफ जाते जाते हैं तो जनसंख्या का वितरण कम होता जाता है। आपने एक चीज देखी होगी, ठंडे, कितने ठंडे व गर्म प्रदेशों में जनसंख्या का असमान वितरण पाया जाता है। असमान वितरण पाया जाता है तथा भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव अत्यधिक सघन है। क्या है? अत्यधिक सघन है। साथ ही मानव के अनुकूल जलवायु में भी जनसंख्या का वितरण पाया जाता है। हमने छोटी सी एक परिभाषा अपन ने कोशिश करी कि इसको भी और बेहतर ढंग से अपन बता सकते। तो यहाँ पूछ रहा है कि जो जनसंख्या का वितरण जलवायु को किस प्रकार से प्रभावित करता है। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या वहां ज्यादा निवास करेगी जो मानव के अनुकूल है, यहाँ की जलवायु मानव के अनुकूल है। अगर जिन ठंडे प्रदेशों में आपने देखा होगा कि ठंडे प्रदेशों में जनसंख्या अत्यधिक कम मिलेगी, पर जिन क्षेत्रों में ना ज्यादा सर्दी पड़ती है और ना ज्यादा ठंड पड़ती है उन क्षेत्रों में जनसंख्या अत्यधिक सघन पाई जाएगी। एक हम देखते हैं कि नदियों के किनारे अत्यधिक जनसंख्या का बसाव पाया जाता है, क्योंकि मानव की जो मूलभूत आवश्यकता है, जल की आवश्यकता आसानी से हो जाती है और मैदानी क्षेत्रों में आसानी से वो कृषि कार्य कर सकते हैं, जिससे वो है उन क्षेत्रों में जनसंख्या का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। शायद आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं औद्योगिकरण जनसंख्या वितरण को किस प्रकार प्रभावित करती है। क्या? औद्योगिकरण। हम पढ़ते हैं औद्योगिकरण से तात्पर्य है कि जनसंख्या, हम देखते हैं कि विश्व में औद्योगिकरण होता है, कहने का मतलब जहां पर रोजगार आसानी से प्राप्ति हो जाती है या औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या का अत्यधिक बसाव पाया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं, ये अपनी क्या है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर औद्योगिक क्षेत्र काफी विकास हुए हैं।
अपन देखते हैं 18वीं शताब्दी में, 18वीं सदी में औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हुआ। औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हुआ तो रोजगार के नए अवसर उपलब्ध हुए, और जहां पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे वहां पर उच्च जन्म दर व मृत्यु दर होगी, साथ ही निम्न जन्म दर व मृत्यु दर भी देखी जाएगी। क्योंकि वो देखी यूं जाएगी क्योंकि जो मानव के लिए जो आवश्यकताएं जरूरत बढ़ेंगी तो वहां पर जनसंख्या का अत्यधिक विस्तार भी होगा। साथ भी जनसंख्या का वितरण भी असमान रूप से प्रभावित होता है। उन क्षेत्रों में जनसंख्या अत्यधिक निवास करेगी, बल्कि उन क्षेत्रों में निवास नहीं करेगी जहां पर औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है बच्चों? शायद आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया। और प्रभावित इस तरह से करती है, किस प्रकार प्रभावित करती है? प्रभावित यूं करती है कि एग्जाम्पल के लिए लो कि ये अपना भारत देश है। क्या है? अपन छोटे देखते हैं कि ये अपना भारत देश है। भारत देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जनसंख्या का अत्यधिक विस्तार है और कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक कम है। एग्जाम्पल के रूप में ले लें कि ये अपना भारत देश है, ये अपना भारत देश है। ये अपना भारत देश। अब भारत देश में हमने देखा है कि ये वाला क्षेत्र क्या हो गया? दिल्ली। दिल्ली वाले क्षेत्र है जो अपनी राष्ट्रीय राजधानी भी है। तो जो जो दिल्ली महानगर है उसके आसपास के क्षेत्रों में जो दिल्ली में तो उद्योगों का विकास हुआ है, पर साथ में इसके आसपास के क्षेत्रों का भी तेजी से विकास हुआ है, क्योंकि उद्योगों के लिए आसानी से यहाँ पर भूमि उपलब्ध हो गई, क्योंकि अंदर तो नहीं मिल सकती पर जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर आसानी से भूमि उपयोग होगी और यहाँ पर छोटे मोटे या बड़े बड़े उद्योगों का विकास हुआ। उन उद्योगों में जो उन्हें मजदूरों की आवश्यकता थी वह उन्हें यहाँ से आसानी से प्राप्ति हो गई। समझ में आ गई? प्राप्ति हो गई, मजदूरों की प्राप्ति हो गई, और धीरे धीरे इन मजदूरों के माध्यम से और साथ में इन्हें कच्चे माल की भी आवश्यकता है। तो कच्चे माल की आवश्यकता के लिए इन्हें आसपास के जो राज्य हैं वहां से जो कारखाने बने हुए हैं, जो खनिजों संसाधन के जो भू संसाधन क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों से आसानी से इन्हें कच्चे माल की प्राप्ति हुई। तो जब सारी चीजें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं तो उन क्षेत्रों में हम उद्योगों का तेजी से विकास होता है। अपन देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में झारखंड वाला क्षेत्र है अपना, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र है, ये अपना छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हो गया, ये अपना उड़ीसा वाला क्षेत्र हो गया, ये पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र हो गया, ये अपना उड़ीसा के बाद ये अपना आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र हो गया, है ना, ये अपना तमिलनाडु वाला क्षेत्र हो गया, ये केरल वाला क्षेत्र हो गया। तो इन क्षेत्रों में कोयले और लोहे की अत्यधिक प्राप्ति होती है। तो लोहे की प्राप्ति होती है तो यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में कारखाने खोले जाएंगे और नए नए उद्योगों का विकास होगा। तो उन क्षेत्रों में ज्यादा विकास होगा जहां पर खनिज संसाधनों की अत्यधिक उपलब्धता है, तो वहां पर जनसंख्या का भी वितरण असमान से देखने को मिलेगा। तो शायद आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, मेरा मानना तो यही है ना। अब हम पढ़ते हैं जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या वृद्धि से आप क्या क्या समझते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में, अपन पढ़ें, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या में जो परिवर्तन देखा जाता है, उस परिवर्तन जो क्षेत्र, किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली जनसंख्या में असमान परिवर्तन देखा जाता है, उसे ही अपन जनसंख्या वृद्धि कहती है। कहने का मतलब यह है कि हम एक टॉपिक है अपना प्रवास। क्या है? प्रवास। प्रवास के बारे में आपने शायद पढ़ा होगा। जब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है, उसी को अपन प्रवास कहते हैं। तो आपने देखा होगा
कि जहां कोई सपोज करो कोई व्यक्ति है, कहां पर रह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहा है। कहां कर रहा है? ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहा है तो उसकी कुछ आवश्यकता होती है, मूलभूत आवश्यकता होती है, उनकी प्राप्ति यहां पर आसानी से नहीं हो रही, उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसको काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। इसलिए व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है तो वो कहां पर जाएगा? नगरीय क्षेत्रों में। नगरीय क्षेत्रों में जाएगा तो नगरीय क्षेत्रों में जाएगा तो जो जनसंख्या यहाँ पर निवास कर रही थी वो एक स्थान से दूसरे स्थान, तो कहाँ की जनसंख्या अत्यधिक बढ़ेगी? नगरों की। यहाँ पर अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि होगी। क्या होगी? वृद्धि होगी। तो इस परिभाषा का ऐसे ही, इस परिभाषा में भी यही दे रखा है, जनसंख्या वृद्धि से आप क्या समझते हैं? किसी क्षेत्र विशेष में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या में असमान परिवर्तन हो जाए, असमान परिवर्तन हो जाए। सपोज करो कि वह अपनी जरूरतों के लिए नगरों की क्षेत्रों में असमान, इस क्षेत्र से इस क्षेत्र में असमान परिवर्तन होने लगा, असमान परिवर्तन हुआ तो यहां पर अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हुई। इसी को अपन जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कोई इतना अपन को इतना सोचना नहीं है कि अपन को ये नहीं आ रहे, कभी कभी क्वेश्चनों के हल उसी में छिपे रहते हैं पर अपन समझ नहीं पाते। अब हम पढ़ते हैं प्रवास। प्रवास किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति, ये हमने दो व्यक्ति बना दिए, एक ये राम है। कौन है? ये राम है और ये श्याम है। तो श्याम पहले से कहां रहता है? नगर में रहता है, और राम है वो कहां पर रहता है? ग्रामीण क्षेत्र में। तो जो श्याम है वो अपनी आवश्यकताओं को आसानी से पूर्ति कर रहा है, जो उसकी आवश्यकता है उसे रोजगार शहरों में, नगरों में आसानी से मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रोजगार। रोजगार आसानी से मिल रहा है, अच्छी शिक्षा, अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है उसे, बेहतर माहौल मिल रहा है, बेहतर माहौल मिल रहा है। क्या मिल रहा है? माहौल। उसके रहने के अनुकूल वहां की जलवायु है, जो उसकी आवश्यकता है वो आसानी से पूर्ण हो रही है। पर राम के लिए जो काफी समस्या आ रही है। पहली बार तो उसे एक साल भर में पूरे 365 दिन उसमें रोजगार की प्राप्ति नहीं हो रही है। कुछ महीने तो उन्हें रोजगार मिल रहा है पर कुछ टाइम तक रोजगार नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, उसे शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी नहीं मिल रही, जो उसका परिवार है, उसके जो बच्चे हैं उनको आसानी से प्राप्ति नहीं हो रही। तो राम क्या करेगा? अपनी आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए नगरों की तरफ प्रस्थान करेगा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रस्थान करेगा। उसी को अपन क्या कहते हैं? जब कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है उसी को अपन प्रवास कहते हैं। अब इसमें यह पूछ रहा है कि इसके प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक बताइए, तो हम इनके बारे में भी चर्चा करते हैं बच्चों। प्रतिकर्ष और अपकर्ष, देखो दोनों के अर्थ इसी में निहित हैं, पर अगर आप समझ नहीं पा रहे हो तो प्रतिकर्ष और अपकर्ष। प्रतिकर्ष मतलब आपने देखा होगा, ये तो अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, पर यहां पर एक चीज देखा होगा, यहां पर उदासीनता छा रही है। क्या छा रही है? उदासीनता। प्रतिकर्ष कारक मतलब जब कोई व्यक्ति अपने उद्गम क्षेत्र को छोड़कर नए स्थानों पर गमन करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अपने मूल स्थान को छोड़कर गमन करते हैं, उसे अपन प्रतिकर्ष कारक कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर उसे आसानी से क्या नहीं प्राप्ति हो रही है? रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा है, रोजगार नहीं प्राप्त हो रहा है।
अच्छी जलवायु नहीं है यहाँ की, क्या नहीं है, अच्छी जलवायु नहीं है, औद्योगिकरण नहीं है, औद्योगिक औद्योगिक औद्योगिकरण, औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, बेहतर शिक्षा नहीं है, क्या नहीं है, शिक्षा। जब किसी व्यक्ति की जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी तो वह व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करेगा। ये क्या कहलाते हैं, प्रतिकर्ष कार्य। पर इसमें अपकर्ष कार्य मतलब अपनी ओर यह आकर्षित कर रहा है। तो आकर्षित करने का कारण ही यही है कि यहाँ पर जो उसकी आवश्यकता है वो आसानी से पूर्ति हो रही है। क्या क्या आवश्यकता हो रही है कि उसे रोजगार प्राप्त हो रहा है। रोजगार कब प्राप्त होगा, तब वहां पर औद्योगिक क्षेत्र होंगे। क्या होंगे, औद्योगिक क्षेत्र होंगे। और औद्योगिक क्षेत्र होंगे तो उस क्षेत्र की जनसंख्या भी अत्यधिक होगी, और जनसंख्या अत्यधिक होगी तो परिवहन की सुविधा बेहतर होगी। क्या होगी, परिवहन की सुविधा बेहतर होगी। परिवहन की सुविधा बेहतर होगी तो वहां पर शिक्षा का स्तर भी बेहतर होगा, शिक्षित लोग रहेंगे, एक अच्छा खुशनुमा शिक्षित लोग रहेंगे, व्यक्ति मान लो शिक्षित व्यक्ति रहेंगे और बेहतर माहौल होगा उस जगह का। तो ये क्या कहलाता है, कोई व्यक्ति अपने उद्गम स्थान को छोड़कर नवीन स्थानों की ओर प्रस्थान करते हैं, उन्हें अपकर्ष कारक कह लेते हैं। और जो प्रतिकर्ष कारक है उनमें क्या है कि जो अपने उद्गम स्थानों पर रह रहे हैं पर उनकी वहां पर क्या है कि मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से नहीं हो पा रही है, वह उदासीन है। मतलब जो आवश्यकता नगरों में बेहतर ढंग से हो पा रही है पर वह ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं हो पा रही है, तो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है। प्रमुख कारक के रूप में देखें तो ये कारक ही हो गए इनके। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं जनांकीय संक्रमण। जनांकीय संक्रमण सिद्धांत कहने का मतलब यह है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत से कि मानव कोई देश है, अब देश में वर्तमान समय में हम देखें तो जनसंख्या का असमान वितरण है। जनसंख्या का असमान वितरण, ये अपना पृथ्वी है, पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों में तो इतनी जनसंख्या पर अगर हम ये देखें तो ये अपनी क्या हो गई, विश्व, ये अपनी भूमध्य। एक मिनट बच्चों, ये अपने ध्रुव वाले क्षेत्र हो गए, यहाँ अत्यधिक। आपने देखा होगा जो भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र हैं, जो आसपास के क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जनसंख्या अत्यधिक मिलेगी, सघन मिलेगी। अपन प्राचीन काल से भी देखें तो इन क्षेत्रों में नीचे ऊपर इस क्षेत्र में जनसंख्या अत्यधिक मिलेगी। जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे तो जनसंख्या का स्तर कम होता चला है, क्योंकि ठंडे प्रदेशों में जनसंख्या कम निवास करती है, जहां पर जलवायु अनुकूल होती है मानव के लिए, वहां पर अत्यधिक विकास के साथ साथ नए नए क्षेत्रों का भी विकास होता है। वहां पर जो भी उसकी एक मानव के लिए जो अनुकूल जलवायु है वो आसानी से प्राप्त होती है। तो जनांकीय संक्रमण सिद्धांत में हम कोई भी देश की पूर्वानुमान, क्या पूर्वानुमान, जनसंख्या का अनुमान लगा सकते। पूर्वानुमान, अनुमान लगाना, पूर्वानुमान किसका लगा सकते हैं अपन, किसका लगा सकते हैं, जनसंख्या का। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों का, साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में समाज, औद्योगिक क्षेत्रों में समाज एवं खेतीहर किसान
खेतिहर किसान जो अशिक्षित हैं वह क्या हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे। अशिक्षित जो क्या हो जाएंगे, शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे, शिक्षा की ओर और अग्रसर होंगे। 1 मिनट रुको बच्चों, मैं पूरा समझाता हूं आपको। शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे, साथ ही जब शिक्षा की ओर अग्रसर होंगे तो उन क्षेत्रों में जो जन्म दर व मृत्यु दर क्या रहेगी, उच्च रहेगी। साथ ही निम्न जन्म दर व मृत्यु दर भी देखी जाएगी। तो जनान संक्रमण से तात्पर्य है कि व्यक्ति जनसंख्या का पूर्वानुमान लगा सकता है कि आज वर्तमान समय में भारत देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि 2023 में भारत देश की जनसंख्या कितनी है, 140 करोड़। पर हम अनुमान लगाएं कि 2050 तक अपने भारत देश की जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो उसका अपन क्या कर रहे हैं, एक पूर्वानुमान लगा रहे हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं, जनसंख्या या जनानकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। कहने का मतलब जब मानव द्वारा जनसंख्या का पूर्वानुमान लगाकर जनसंख्या तथा औद्योगिक क्षेत्रों में समाज एवं खेतिहर किसान हैं जो अशिक्षित हैं, उन्हें शिक्षा की ओर अग्रसर करके उनको बेहतर विकल्प उपलब्ध कराना, साथ ही उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर, निम्न जन्म दर व मृत्यु दर भी देखी जाएगी। जब व्यक्ति 1 मिनट, जब मानव को आसानी से रोजगार की प्राप्ति कब होगी, तब वो शिक्षित होगा। अगर वह शिक्षित नहीं है तो उसे आसानी से औद्योगिक क्षेत्रों में प्राप्ति नहीं होगी, और वो प्राप्ति तब होगी तब वो शिक्षित हो जाएगा, और शिक्षा का स्तर सुधार आती उस क्षेत्रों में उच्च जन्म दर व मृत्यु दर देखी जाएगी, साथ ही निम्न जन्म दर व मृत्यु दर भी देखी जाएगी। मतलब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी, तभी तो यह स्थिति पैदा होगी। उसी को अपन जनानकीय चक्र या जनानकीय संक्रमण सिद्धांत कहते हैं। बच्चों, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, और यही है कि आपको इससे भी बेहतर समझाने की कोशिश की जाएगी, और आपको परीक्षा की दृष्टि से जो भी मुझे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लगते हैं और जो एग्जामों में आ गए हैं, उनका अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद बच्चों।